नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स। राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 जो जनवरी से लेकर अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स है उसको हम क्वेश्चन फॉर्मेट में जो है उसको विश्लेषण के साथ हम यहाँ पे हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना है कि लखपति दीदी कार्यक्रम। देखिए, लखपति दीदी कार्यक्रम क्वेश्चन को हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत देश भर में एसएचजी के माध्यम से 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए, एक लखपति दीदी कार्यक्रम जो है वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा चलाया गया है, जिसमें क्या है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना के तहत आपको बताना है कि राजस्थान में कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण किया जाएगा। अगर देश की बात करें तो देश में हमने देखा कि 2 करोड़ महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बताना कि राजस्थान में कितनी महिलाओं को जो है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1.42 लाख, 10.24 लाख, 11.24 लाख और 7.38 लाख। तो इसका राइट आंसर है 11.24 लाख। देखिए, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में 2 करोड़ महिलाओं को इसके तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो राजस्थान का टारगेट है अपना 11.24 लाख, 11.24 लाख। तो नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है विकसित भारत संकल्प यात्रा। शॉर्ट में लिखते हैं VBSY। बीजेपी सरकार, नई सरकार जब आई सत्ता में, तो आते ही सरकार ने ये योजना शुरू की थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा। आपको बताना है कि ये जो योजना थी उसका जो आयोजन था वो कब से कब तक किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कब से लेकर कब तक किया गया। तो पहला ऑप्शन है 16 दिसंबर से 26 जनवरी, दूसरा 18 दिसंबर से 26 जनवरी, तीसरा 1 दिसंबर से 15 जनवरी और चौथा है 1 दिसंबर से 26 जनवरी। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा 16 दिसंबर से 26 जनवरी। देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने सबसे पहले 16 दिसंबर को इस योजना का शुरुआत की और उसके बाद में 16 दिसंबर के बाद में यहाँ के हमारे जो सीएम हैं उन्होंने 18 दिसंबर को विधिवत रूप से सांगानेर में जो है वो इस योजना की शुरुआत की। कहां से की? सांगानेर से इस योजना की शुरुआत की। देखिए, ध्यान रखिए, अगर पूरा पूछा जाता है कि कब से कब तक चली तो 16 दिसंबर से ये चली, लेकिन जो सीएम है उन्होंने जो इस योजना की शुरुआत करी वो कब करी थी? 18 दिसंबर को करी थी। तो पूरे इसका जो आंसर होगा वो होगा 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है उसका आयोजन किया गया। अगर हम इस यात्रा में देखें तो इसके तहत 290 IEC वैन जो है वो सरकार द्वारा राजस्थान को प्रोवाइड करवाएगी। और राजस्थान में ये जो वैन थी, इन्होंने जो पात्र लोग हैं उनसे संबंधित जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट अपना है, हाल ही में राजस्थान में विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए। आपको पता है नवंबर माह में जो है वो विधानसभा चुनाव का आयोजन हुआ था। तो आपको ये बताना है कि ये राजस्थान की कौन से नंबर की विधानसभा थी? 15वीं थी, 16वीं थी, 17वीं थी या 18वीं थी? नंबर कौन सा था इस विधानसभा का? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हम सारी चीजें याद करके इन छोटी छोटी बातों को छोड़ देते हैं। तो हाल ही में राजस्थान विधानसभा का जो चुनाव हुआ वो कौन से नंबर की विधानसभा थी? तो देखिए, अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा 16वीं। ये जो विधानसभा का जो आयोजन हुआ, जो चुनाव हुआ नवंबर में, ये वर्तमान में जो प्रगति रहता है ये 16वीं विधानसभा है। और अगर लोकसभा का पूछा जाए, अगर लोकसभा का पूछा जाए कि वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है जिसके कुछ दिनों पूर्व में चुनाव हुए थे, तो ये लोकसभा जो थी वो कौन सी थी? 18वीं थी। यानी 2 का फर्क है दोनों में। विधानसभा तो थी 16वीं और लोकसभा कौन सी थी? 18वीं लोकसभा थी और 16वीं विधानसभा थी। इस चीज का हमें क्या रखना है? ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है विधानसभा चुनाव 2024 के संबंध में निम्न में से कौन सा नवाचार नहीं किया गया? जो विधानसभा चुनाव है कौन से नंबर के थे? ये हमने पीछे देखे 16वां। ठीक है, 16वीं विधानसभा के लिए जो निर्वाचन हुआ उस निर्वाचन में कुछ नवाचार किए गए, कुछ इनोवेशन किए गए। आपको ये देखना है कि कौन सा इनोवेशन इसमें नहीं किया गया।
पहला है सी विजिल, दूसरा है होम वोटिंग, तीसरा है पुनर्मतदान और चौथा है डिजिटल प्रमाण पत्र। डिजिटल प्रमाण पत्र, तो देखिए इसमें से स्पष्ट है कि जो 3 नंबर का है वो अपना आंसर होगा। पुनर्मतदान जैसा कोई भी नवाचार नहीं किया गया। सी विजिल ऐप जो है वो चालू किया गया था किस चीज के लिए? आचार संहिता के उल्लंघन, आचार संहिता का उल्लंघन अगर कोई करता है तो उसकी शिकायत के लिए सी विजिल ऐप शुरू किया गया। 100 घंटे के अंदर, 100 घंटे के अंदर जो है उस पे प्रभावी कार्रवाई की गई और जो आदमी ये सूचना शिकायत दर्ज करा रहा था उसकी पहचान को क्या रखा गया? गोपनीय रखा गया। ये था सी विजिल ऐप। ठीक है, पहली बार चुनाव के दौरान होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई जिनकी उम्र 80 से ज्यादा थी, यानी 80 प्लस के जो वृद्धजन थे वो, और ऐसे दिव्यांग जिन जो 40% प्लस ज्यादा दिव्यांग थे। दिव्यांग जो है वो की क्या कैटेगरी रखी? 40+%। जो 40% से अधिक के दिव्यांग थे उनको घर पे ही मतदान करवाया गया, घर पे ही मतदान करवाया गया। ये थी होम वोटिंग। और तीसरा था, चौथा था अपना डिजिटल प्रमाण पत्र। डिजिटल प्रमाण पत्र जो है, जो युवा थे उन्होंने अब सेल्फी ली और सेल्फी के साथ उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया गया। 34,000 प्रमाण पत्र ये जो इलेक्शन थे इलेक्शन में जारी किए गए। तो ये 3 इनोवेशन जो है ना वो इस विधानसभा चुनाव 16वें विधानसभा चुनाव में हुए। पुनर्मतदान जो है वो कहीं पर भी नहीं हुआ, तो इस तरह का कोई इनोवेशन नहीं हुआ, तो अपना आंसर ये हो जाएगा आंसर नंबर 3 पुनर्मतदान। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला विधानसभा चुनाव 2024 में 8 श्रेणियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की गई। पोस्टल बैलेट क्या होता है? मतलब डाक मतपत्र, डाक मतपत्र, हिंदी बोलते हैं डाक मतपत्र। डाक के माध्यम से मतदान करने की प्रक्रिया ये लोग अपनाते हैं। तो कुल कितनी श्रेणियों को प्रदान की गई? 8 श्रेणियों को प्रदान की गई। आपको ये बताना है कि इसमें से ऐसी कौन सी श्रेणी है जिसको पहली बार ये सुविधा प्रदान की गई। ऐसी कौन सी श्रेणी है जिसको प्रथम बार यह सुविधा प्रदान की गई? तो देखिए कौन कौन से आंसर हैं अपने। पंप ऑपरेटर, दुग्ध समितियों के कर्मचारी, मीडिया कर्मी और रोडवेज ड्राइवर और कंडक्टर। तो ये 8 जो श्रेणियां थी उस 8 श्रेणियों में तो ये चारों शामिल हैं, लेकिन हमें आंसर क्या देना है कि पहली बार किसको दिया गया, पहली बार किसको ये सुविधा प्रदान की गई। तो सबसे आपको आंसर नंबर हो जाएगा 3 कि प्रथम बार जो मीडिया कर्मी थे उनको पहली बार इन 8 श्रेणियों में जोड़ा गया। मीडिया कर्मी जो थे वो पूरे दिन कवरेज करते हैं, अतः उनको इतना अवसर नहीं मिलता कि वो अपने मतदान बूथ पे जाके मत दे सके, इसलिए उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा जो है पहली बार जोड़ी गई। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीडिया कर्मी जो है उनको 8 श्रेणियों में जो है वो पहली बार शामिल किया गया जिन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की गई। नेक्स्ट है तो विधानसभा 2024 में मतदान परसेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मतदान परसेंट क्या रहा, कितने परसेंट मतदान हुआ? तो अगर मतदान परसेंट की बात हम करें तो 75.45%, डायरेक्ट हम बात करते हैं 75.45% मतदान जो इसमें हुआ। 3 नंबर का आपका आंसर सही है। इसमें अगर हम देखें तो पिछली बार से 0.73% मतदान जो है वो क्या हुआ, ज्यादा हुआ। पिछली बार से 0.73% मतदान क्या हुआ, ज्यादा हुआ। ठीक है, 75.45% हुआ, पिछली बार से 0.73% क्या हुआ, ज्यादा मतदान इसमें हुआ। अगला है विधानसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक और न्यूनतम मतदान प्रतिशत के अनुसार कौन सा जोड़ा सही है। मतलब आपको विधानसभा क्षेत्र दिए गए, ये विधानसभा क्षेत्रों के नाम है। आपको ये बताना है कि पहला जो है वो कौन सा है, फर्स्ट वाला तो सर्वाधिक का, इसमें से किसमें सबसे ज्यादा हुआ, और सेकंड वाला है न्यूनतम का कि किसमें सबसे कम। देखिए मतदान प्रतिशत हुआ 75.45, हमने बात की 75.45 हुआ, जो पिछली बार से 0.73% ज्यादा था। अब आपको ये बताना है कि सर्वाधिक मतदान किस पे हुआ और न्यूनतम किस पे हुआ। तो पहला ऑप्शन अपना है कुंभलगढ़ आहोर, दूसरा है सुमेरपुर आहोर, तीसरा है कुशलगढ़ आहोर और चौथा है आहोर कुशलगढ़, आहोर कुशलगढ़। तो आपको क्या बताना है कि सबसे ज्यादा किसमें हुआ। तो पहले नाम किसका आना चाहिए जहां सर्वाधिक हुआ,
और फिर बाद में नाम किसका आना चाहिए, जहां न्यूनतम हुआ, जहां सबसे कम हुआ। ठीक है, तो अगर सबसे ज्यादा की हम बात करें तो कुशलगढ़ आहोर जो है, कुशलगढ़ आहोर है, ये अपना आंसर सही है। कुशलगढ़ आहोर में कैसे हुआ कि सर्वाधिक मतदान जो है वो कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो था वहां पे हुआ। सेकंड नंबर जो है वो किसका रहा, पोखरण का रहा। सेकंड नंबर किसका रहा, पोखरण का रहा। और अगर न्यूनतम में हम देखें तो न्यूनतम में आहोर न्यूनतम मतदान हुआ। दूसरा नंबर रहा इसमें आपका मारवाड़ जंक्शन जो पाली जिले में है, और तीसरा नंबर रहा सुमेरपुर का। तो ये हो गए अपने सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक ये हो गए और न्यूनतम ये हो गए। तो इस हिसाब से अपना आंसर हो गया 3 नंबर, कुशलगढ़ आहोर। सबसे ज्यादा मतदान कुशलगढ़ में हुआ और न्यूनतम मतदान कहां पे हुआ, आहोर में हुआ। नेक्स्ट में चलते हैं, विधानसभा चुनाव 2024 में कुल महिला सदस्य कितनी है जो जीत के आई है, हमें ये बताना है। जो विधानसभा चुनाव जो 2024 हुए है उसमें विजेता महिलाओं की संख्या कितनी है, इतनी संख्या कितनी है जो महिलाएं चुनाव जीतने में सक्षम हुई। तो 25, 22, 19 और 20 अपना ऑप्शन है। 25, 22, 19 और 20 आपको बताना है कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो चुनाव जीतने में जीत के विधानसभा पहुंची। तो अपना जो राइट आंसर है वो राइट आंसर इसमें हो जाएगा 20, यानी 4 नंबर। अपना जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही है। 20 महिलाएं ऐसी हैं जो विधानसभा चुनाव 2024 में विजेता रही है, जो चुनी गई हैं। ये जो 20 महिलाएं हैं उनमें उनको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। एक बीजेपी, दूसरी इंडियन नेशनल कांग्रेस INC है ना, और तीसरी जो है वो अदर, निर्दलीय जिनको हम कह सकते हैं। ध्यान रखना, 9 बीजेपी की हैं, 9 कांग्रेस की हैं और 2 महिलाएं जो है वो निर्दलीय जीत के आई है। टोटल 20 महिलाएं जो है वो 16वीं विधानसभा पहुंची हैं। 9 महिलाएं हैं वो बीजेपी से, 9 कांग्रेस से और 2 महिलाएं जो है वो निर्दलीय जीत के आई है। ठीक है, तो टोटल कितनी महिलाएं आई, 20। नेक्स्ट, राम मंदिर निर्माण। देखिए हाल ही में बहुत चर्चा का विषय रहा था, राम मंदिर निर्माण कब हुआ इसका उद्घाटन। तो उद्घाटन के लिए तारीख याद रखें, 22 जनवरी 2024, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो तारीख याद रखें। इस राम मंदिर निर्माण में राजस्थान के पत्थर का प्रयोग किया गया, यानी राजस्थान से पत्थर ले जाया गया है। निम्न में से कौन से स्थान का पत्थर प्रयोग किया गया, आपको ये बताना है कि जो 4 जगह दी गई है उनमें से कौन से स्थान का पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है। आपको ये बताना है कि किस स्थान पे, ये जो 4 जगह दी गई उसमें से 3 जगह के पत्थर का प्रयोग किया गया है, लेकिन 1 जगह के पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया। पहला है मकराना का संगमरमर। देखिए विश्व प्रसिद्ध है, किया ही जाएगा, कोई दोहराई नहीं, कहीं भी काम होगा तो संगमरमर तो लगना ही है। फिर बंसी पहाड़पुर का गुलाबी पत्थर, फिर बिजोलिया का सैंडस्टोन और फिर जैसलमेर का पीला पत्थर। हमें क्या बताना है कि किस जगह, ये जो 4 जगह बताई गई है उसमें से किस जगह जो है के पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया। तो अपना आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, जैसलमेर का जो पत्थर है उसका प्रयोग नहीं किया गया, जैसलमेर के पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है। मकराना का जो संगमरमर है उसे गर्भगृह में स्थापित किया गया, इसे कहाँ लगाया गया, गर्भगृह में लगाया गया है। जो बंसी पहाड़पुर का जो पत्थर है इसमें जो है वो पार्किंग वगैरह में इसका उपयोग किया गया है। और इसके साथ साथ बिजोलिया का जो सैंडस्टोन है उससे स्तंभ बनाए गए, इससे क्या बनाए गए, स्तंभ बनाए गए। तो इस तरह से ये 3 जगह के पत्थर जो है उनका यूज किया गया है, लेकिन जैसलमेर का जो पीला पत्थर है उसका उपयोग राम मंदिर में नहीं किया गया है। तो अपना आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के संबंध में श्री राम स्तंभ से के संबंध में सत्य है। देखिए अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसमें श्री राम स्तंभ के जो है वो बन रहे हैं। तो आपको बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें से कौन सा उसमें सही है। अयोध्या से रामेश्वर तक के वन गमन मार्ग पे बनाए जाएंगे। भाई सबसे पहली चीज है कि ये इस पे बनाए जाएंगे। दूसरा, इसकी दूरी 2000 किलोमीटर है, ये सत्य नहीं बताना, असत्य है। ठीक है, 2000 किलोमीटर है। तीसरा 290 स्तंभ लगाए जाएंगे और चौथा राजस्थान में तरह से
जाएंगे। तो आपको ये बताना है कि ये जो श्री राम स्तंभ बन रहे हैं उनके संबंध में इन चार में से कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो अपना आंसर इसमें हो जाएगा 2, यानी दूसरे नंबर का जो है कि उसकी दूरी कितनी है 2000 किलोमीटर। ध्यान देखिए, देखिए पहले ये जो अपना भारतवर्ष है, ठीक है, अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक के जो भगवान गए थे, श्रीलंका गए थे, तो ये जो जो रास्ता है अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक, ठीक है, इसकी टोटल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है, सॉरी 2500 किलोमीटर है। और उस 2500 किलोमीटर में टोटल 290 स्तंभ लगाए जाएंगे। कितने स्तंभ लगाए जाएंगे? 290 स्तंभ लगाए जाएंगे। अब अपन ने यहाँ कितना लिखा 2000, तो ये हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पे कितनी आएगी 2500 किलोमीटर, तो 2500 किलोमीटर है, ये गलत था, इसलिए अपना आंसर हो गया आंसर नंबर 2। सबसे पहला स्टेटमेंट था कि अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक का जो वन गमन मार्ग जिसपे भगवान श्री राम गए थे वहां पर ये लगाए जाएंगे, तो बिल्कुल सही है, 1 स्तंभ लगाए जाएंगे। दूसरा था जो अपना गलत हो गया 2500 किलोमीटर है। और तीसरा है कि 290 टोटल जो स्तंभ लगाए जाएंगे उनकी संख्या कितनी होगी? उनकी संख्या होगी 290। और ये राजस्थान के में तरासे जाएंगे, पिंडवाड़ा और जो सिरोही है, पिंडवाड़ा और आबू जो क्षेत्र है सिरोही का, वहां पे इनको तराशने का काम किया जाएगा, ठीक है। पर अगर आपको याद रखना है तो आप ये भी रख सकते हो कि जो मणि पर्वत है, जो मणि पर्वत है वो कहाँ पे? अयोध्या में है मणि पर्वत। उस मणि पर्वत पे प्रथम स्तंभ लगाया जाएगा, पहला स्तंभ कहाँ लगाया जाएगा? उस मणि पर्वत पे लगाया जाएगा। और 4 भाषाओं में ये जो स्तंभ लगाए जाएंगे, इन स्तंभों पे 4 भाषाओं में जो है वो रामायण की चौपाइयां अंकित की जाएंगी। कितनी भाषाओं में की जाएंगी? 4 भाषाओं में। स्तंभों के ऊपर 4 भाषाओं में रामायण की जो चौपाई है उनका अंकन किया जाएगा, ठीक है। तो अपना जो आंसर है वो अपना आंसर हो गया आंसर नंबर 2, क्योंकि अपना जो ऑप्शन था उस ऑप्शन में 2000 था, जबकि इसकी वास्तविक दूरी 2500 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, अयोध्या में बन रहा राम मंदिर मंदिर निर्माण की किस शैली का प्रयोग किया गया? ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि कोई भी मंदिर बनता है ना, तो उसमें कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है। तो मंदिर निर्माण की 3 शैली होती है, द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली, और एक पंचायतन शैली, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी शैली जो है उसका प्रयोग अयोध्या के राम मंदिर में किया जा रहा है। देखिए, अगर हम मंदिर निर्माण की शैलियों की बात करें, हम सब बाद में इसका करते हैं फाइंड। मंदिर निर्माण की शैलियों की बात करें तो भारत में मंदिर निर्माण की जो है मुख्य रूप से 3 शैलियां जो है प्रसिद्ध रही है। मंदिर निर्माण की मेनली 3 जो शैली है वो प्रसिद्ध रही है। इसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। ये भारत का उत्तरी भाग है, तो ये जो उत्तरी क्षेत्र था उसमें जो शैली प्रचलित थी वो थी नागर शैली। मंदिर निर्माण की जिस शैली का प्रयोग उत्तरी भारत में किया जाता था इस क्षेत्र में पूरे में, वो क्या कहलाती थी? नागर शैली। और जिस दक्षिण भाग में जिसका प्रयोग किया जाता था उसको कहते थे द्रविड़ शैली। उसको क्या कहते थे? द्रविड़ शैली। और इन दोनों शैलियों का जो मिला जुला रूप था, जो यहाँ पे प्रयोग किया जाता था, यहाँ बनती थी जो, ठीक है, वो होते थे बेसर। तो 3 प्रकार की मंदिर निर्माण की शैलियां हैं अपने इतिहास में, ठीक है। तो ये जो मंदिर बनाया गया वो हालांकि उत्तरी भारत में है, इसलिए अपना जो आंसर हो जाएगा वो नागर शैली सही है। अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नागर शैली में। कि श्री राम मंदिर जो बनाया है वो किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली में बनाया गया है। कौन सी शैली में बनाया गया है? नागर शैली में बनाया गया है। और नागर शैली की विशेषता क्या होती है कि सबसे पहले एक चबूतरा बनाया जाता है जिसको जगती बोलते हैं। सबसे पहले बनाते हैं कि चबूतरा, जिसको क्या बोलते हैं? जगती बोलते हैं। और इस जगती के ऊपर, इस चबूतरे के ऊपर जो है वो क्या बनाया जाता है? फिर ये जैसे ये चबूतरा बना दिया पूरा पूरा, फिर इस चबूतरे के ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता है। और जो द्रविड़ शैली होती है, द्रविड़ शैली के अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ ये मंदिर बन गया, इस मंदिर के चारों तरफ 4 दीवारें निकाली जाती है और दरवाजे बनाए जाते हैं। ये जो दरवाजे होते हैं ना,
ये दरवाजे बड़े अलंकृत होते हैं, इनके लिए एक शब्द यूज होता है गोपुरम। ये जो गेट होते हैं वो बड़े अलंकृत होते हैं और इनके लिए एक शब्द यूज होता है गोपुरम। तो गोपुरम जो है वो द्रविड़ शैली की विशेषता है, और जगती चबूतरा जिसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता है वो नागर शैली की विशेषता है, ठीक है। और श्री राम मंदिर जो बनाया गया है वो किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली में बनाया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान की नवीनतम विधानसभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष किसको बनाया गया भाई? तो ओम बिरला, वासुदेव देवनानी, मदन दिलावर और किरोड़ीलाल मीणा, 4 लोगों के नाम हैं। हमें बताना है कि विधानसभा जो 16वीं विधानसभा है उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं वासुदेव देवनानी, श्री वासुदेव देवनानी। तो अपना आंसर सही हो जाएगा 2 नंबर, आंसर सही हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है, वासुदेव देवनानी। अब आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये कहां से चुन के आते हैं, तो ये अजमेर उत्तर से जो है वो क्या है? विधायक है। ये कहां से चुन के आए हैं, कहां से विधायक हैं? तो अजमेर उत्तर से ये विधायक हैं। और ओम बिरला की भी अगर अपन यहां बात कर लें तो 18वीं जो लोकसभा है, 18वीं लोकसभा के इनको क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। और ओम बिरला जो है वो लगातार दूसरी बार, सेकंड टाइम, यानी पिछली बार भी यही अध्यक्ष थे। अगर अपन इनकी बात करें तो ये कोटा संसदीय क्षेत्र से जीत के जाते हैं, कोटा संसदीय क्षेत्र से जीत के ये संसद में गए हैं और वहां पे फिर 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि एक नाम ये भी पूछा जा सकता है, प्रहलाद गुंजल। प्रहलाद गुंजल, तो इन्होंने किसको हराया? ओम बिरला जो है उन्होंने किसको हराया? प्रहलाद गुंजल को हरा के जो है वो लोकसभा अध्यक्ष विजेता रहे और फिर 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये 4 अमृत स्तंभों में से कौन सा शामिल नहीं है? देखिए हमने BBSY की बात की थी शुरू में, 16 दिसंबर से शुरू किया और कब तक किया? 26 जनवरी 2024 तक। 16 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक BBSY की हमने पहले बात करी है। यहां पूछा जा रहा है कि उसके 4 अमृत स्तंभ है, उसके 4 अमृत स्तंभ है। आपको बताना है कि इन 4 अमृत स्तंभ में से यह जो है वो एक है जो इनमें से शामिल नहीं है। देखिए कौन कौन सा है? किसान, अक्षय ऊर्जा, युवा शक्ति और गरीब परिवार। किसान, अक्षय ऊर्जा, युवा शक्ति और गरीब परिवार, ये 4 अमृत स्तंभ है, इनमें से एक जो है वो BBSY का नहीं है, विकसित भारत संकल्प यात्रा का नहीं है। तो इसका जो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 नंबर, अक्षय ऊर्जा। इसकी जगह चौथा जो है इसका BBSY का वो है नारी शक्ति। तो BBSY के 4 अमृत स्तंभ कौन से हो गए? किसान, नारी शक्ति, युवा शक्ति और गरीब परिवार। ये 4 जो है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के अमृत स्तंभ हो गए। अगला है राज्य मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण समारोह 30 दिसंबर 2023 को आयोजित हुआ। सबसे पहले तारीख याद रखनी है क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है तारीख भी, कि अपने जो राजस्थान राज्य मंत्री परिषद का निर्माण हुआ उसका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो कब हुआ? 30 दिसंबर 2023 को जयपुर में हुआ। ये भी याद रखना, जगह भी याद रखें। वैसे जयपुर तो सब सही कर ही देंगे, ठीक है। तो इसमें कुल कितने मंत्री बनाए गए भाई, ये बताना आपको कि कुल कितने मंत्री इसमें बनाए गए, कुल कितने मंत्री बनाए गए, ठीक है। तो मंत्रियों की अगर हम बात करें तो देखिए यहां दे रखा भाई 12, 30, 25 और 24। अब 4 में से आपको ऑप्शन बताना है, तो कुल कितने मंत्री जो है वो इसके अंतर्गत बनाए गए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें 91 जो है संविधान संशोधन, 91वां जो संविधान संशोधन है, उस संविधान संशोधन 2003 जो है उसके अंदर एक चीज कही गई है कि मंत्री परिषद का जो आकार है, मंत्री परिषद का जो आकार है वो आकार कितना होगा भाई? मंत्री परिषद का आकार विधानसभा की सीटों के 15% से अधिक नहीं होगा, 15% से अधिक नहीं होगा। पहली चीज आप ध्यान रखें कि 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003
में ये निर्धारित किया गया है कि जो मंत्री परिषद होगी उसका जो आकार होगा तो वो क्या होगा, वो 15% से ज्यादा नहीं होगा। तो राजस्थान में टोटल सीटें कितनी है, 200। लोग विधानसभा की सीटें कितनी है, 200। तो 200 का 15% यानी 30। तो अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, 30 तो बनाए जा सकते हैं। ये तो देखो एक बात होगी कि 30 बनाए जा सकते हैं। ये प्रश्न यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि कितने बनाए जा सकते हैं, या ये पूछ रहा है कि कितने बनाए गए, या ये पूछ रहा है कितने बनाए गए। तो यहाँ पे आपने को ध्यान रखना है कि 30 का आंसर तो इसलिए नहीं हो जाएगा कि 30 तो क्या है कि 30 तक बना सकते हैं। फिर अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा 3 यानी 25। तो वर्तमान में टोटल 25 जो है वो बनाए गए हैं। अब 25 कैसे बनाए गए हैं, तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद का जो निर्माण होता है उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, राज्य मंत्री और इनके साथ में लगता है स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र राज्य मंत्री और इनके साथ में लगता है स्वतंत्र प्रभार। और तीसरे प्रकार के जो होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री। तो हमने बात करी भाई 25 बना दिए, कितने बना दिए, 25 बना दिए। तो कैबिनेट मंत्री बनाए इन्होंने 12, कितने बनाए, 12। 5 इन्होंने बना दिए राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है। ये कैबिनेट मंत्री के समान ही होते हैं लेकिन कैबिनेट के मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते, इसलिए इनको राज्य मंत्री कहा जाता है। और 5 राज्य मंत्री बना दिए, 5 बना दिए राज्य मंत्री। तो 12, 5 और 5 कितने हो गए, टोटल हो गए 22। 22 तो ये हो गए, प्लस 2 डिप्टी सीएम, 2 मुख्यमंत्री भी तो बनाए गए, ठीक है, और 1 हो गए सीएम खुद। तो सीएम से टोटल कितने आदमी हो गए, 25। मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्री परिषद सॉरी जो होती है, उसमें सीएम सहित मंत्रियों की संख्या 30 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो वर्तमान में टोटल कितने बढ़ा दिए उन्होंने, 25। कैबिनेट के 12 हैं, राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है वो 5 हैं, और राज्य मंत्री जो है वो 5 है। 2 डिप्टी सीएम बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, और 1 बन गया मुख्यमंत्री। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 25। 91 अमेंडमेंट ये कहता है कि 30 से ज्यादा नहीं होंगे भाई। तो ठीक है, तो 30 से ज्यादा हमने नहीं रखा, अभी 5 की पोस्ट खाली है, ठीक है। अब आपको यहाँ एक चीज और ध्यान रख सकते हो आप कि एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया उसके बाद में, तो उनका नाम क्या था, सुरेंद्र पाल सिंह टिटी। इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया कि इनको जो है वो गंगानगर से श्री किरणपुर सीट से जो है चुनाव लड़ाया गया था। ये किसी भी ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे, उनके डायरेक्ट जो है वो बना दिया गया था मंत्री, और जब वहां से चुनाव लड़ा गया तो ये हार गए, और इस कारण उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो मंत्री बन सकता है, बशर्ते उसे 6 माह के अंदर सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नहीं बन पाता है तो उसको बर्खास्त माना जाएगा, उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। उससे पहले भी वो जो है वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो अब की बार जो है वो सुरेंद्र पाल जी टिट्टी जो है उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। गंगानगर की श्री किरणपुर जो सीट है, श्री किरणपुर जो सीट है, तो वहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था और वहां से ये हार गए, इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। नेक्स्ट में अपना है राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री निम्न में से किस विधानसभा क्षेत्र से जीत के आए हैं। देखिए आपको बहुत ही छोटी सी चीज पूछी गई है, बहुत ही स्मॉल सा क्वेश्चन पूछा गया है, लवली सा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसमें होता क्या है कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि राजस्थान विधानसभा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री राजस्थान के जो भजनलाल जी हैं, ये कहां से चुनाव जीत के आए भाई, कहां से चुनाव जीत के आए। अजमेर उत्तर, सांगानेर, कामा भरतपुर और विद्याधर नगर जयपुर। 4 चीजें यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है।
तो भाई यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात है कि अजमेर उत्तर से तो अभी हमने बात कर ली कि अजमेर उत्तर से तो कौन जीत के आए, वासुदेव देवनानी। अभी हमने बात करी कि वासुदेव देवनानी जो है वो अजमेर उत्तर से जीत के आए और इनको क्या बनाया गया, विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। तो ये तो बात ही खत्म हो गई। फिर कामा, भरतपुर, सांगानेर, विद्याधर नगर, जयपुर बचे। तो अपना जो आंसर होगा वो आंसर है सांगानेर। इनको सांगानेर जयपुर की जो सीट है वहीं से लड़वाया गया था और यहाँ से ये चुनाव जीत के आए और बाद में इनको सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, दो बच गए, कामा, भरतपुर और विद्याधर नगर, जयपुर। तो कामा भरतपुर की अगर हम बात करें तो श्रीमती नौक्षम चौधरी, यहां से तो जीत के आई है, वो श्रीमती नौक्षम चौधरी हैं और ये 33 वर्ष इनकी उम्र है। तो ये सबसे कम उम्र की महिला सदस्य, सबसे कम उम्र की महिला है, विधानसभा की सबसे कम उम्र की महिला है नौक्षम चौधरी। ठीक है, और विद्याधर नगर से जो है वो अपने जो डिप्टी सीएम बनाया गया है उनको, दिया कुमारी जी, ये जीत के आए हैं ना। और इनकी जो जीत है वो सबसे बड़ी जीत है, इनकी जो जीत है वो क्या है, सबसे बड़ी जीत है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी जीत किसकी है, दिया कुमारी जी की। और ये कहां से चुनाव लड़े थे, ये विद्याधर नगर जयपुर से चुनाव लड़े थे। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा सांगानेर, 2 नंबर। 58वां पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन दिनांक 5 से 7 जनवरी 2024 को कहां किया गया। तो देखिए सारे भारत के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक जो हैं तो वो 5 से 7 जनवरी 2024 को एकत्रित हुए और वो जगह कौन सी थी ये हमें बताना है। तो जोधपुर, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। जोधपुर, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। अपना आंसर इसमें सही आएगा, आंसर नंबर 3 राइट है, जयपुर। तो महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन जो है उसकी तारीख भी याद रखिए, 5 से 7 जनवरी 2024। कहां पे हुआ, जयपुर में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं, अन्नपूर्णा रसोई योजना। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, इसमें अभी कुछ चेंजेज हुए हैं, वो चेंजेज हमें याद रखने हैं। तो के तहत सरकार द्वारा अनुदान में वृद्धि की गई है। जो सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता था वो अनुदान में बढ़ाया गया है। हमें बताना है कि वर्तमान में कितनी राशि प्रति थाली अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। देखिए पहले अनुदान कम था, उसको राज्य सरकार ने बढ़ा दिया प्रति थाली। आपको ये बताना है कि सरकार के द्वारा वर्तमान में कितना अनुदान दिया जा रहा है। तो देखिए पहला आंसर है अपना 8 रुपए, दूसरा 12 रुपए, 17 रुपए और 22 रुपए। तो 8 रुपए में तो हमें पता है कि जो खाना खाता है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति से प्रति थाली 8 रुपए लिए जाते हैं। व्यक्ति से प्रति थाली कितने लिए जाते हैं, 8 रुपए लिए जाते हैं। 8 रुपए में खाना मिलता है। ठीक है, और 12 रुपए का ऑप्शन अपना सही नहीं है, 17 भी सही नहीं है। अपना आंसर हो जाएगा 22 रुपए। पहले 17 रुपए जो है वो सरकार के द्वारा दिए जाते थे, अब सरकार ने इसको बढ़ा के कितने कर दिए, 22 रुपए कर दिए। कितने कर दिए, 22 रुपए। अब प्रति थाली जो अनुदान दिया जाता है वो 22 रुपए दिया जाता है। और पहले इस योजना का जो नाम था वो इंदिरा रसोई था, कंफ्यूज नहीं होना है। ये योजना जो थी, इस योजना का नाम इंदिरा रसोई योजना था। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया, अन्नपूर्णा रसोई योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना। और ये नए दिशा निर्देश 6 जनवरी 2024 से प्रारंभ हुए, 6/1/24। ठीक है, तारीख याद रखना, 6 जनवरी 2024 से इंदिरा रसोई क्या हो गई, अन्नपूर्णा रसोई हो गई। और 7 रुपए की जगह 17 रुपए की जगह कितने हो गए, 22 रुपए हो गए। तो अपना आंसर हो गया कौन सा, 22 रुपए अपना आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसका जो शुभारंभ है वो कब हुआ, तो 1 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024, 1 अप्रैल 2024 और 15 अगस्त 2023। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैंने अभी बताई थी कि श्री राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ। राम मंदिर का उद्घाटन जब हुआ तभी से आपकी ये योजना शुरू हो गई। ठीक है, उसी के दिन
तो कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 को। तो 22 जनवरी 2024 को ही प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का शुभारंभ जो है वो हो गया। इस योजना में क्या होगा? इस योजना में 300 यूनिट जो है वो निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। 300 यूनिट निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। किसके माध्यम से? सौर ऊर्जा के माध्यम से। किसके माध्यम से? सौर ऊर्जा के माध्यम से। घरों में जो है वो सोलर पैनल लगाए जाएंगे और सोलर पैनल जो है उनके माध्यम से 300 यूनिट प्रति परिवार को बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार इसके लिए सब्सिडी दे रही है। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट, अलग अलग 3 टाइप के जो है वो संयंत्र लगाए जा रहे हैं। 1 किलोवाट पे 30,000 की सब्सिडी है, सब्सिडी याद रखें। 2 पे 60,000 की है और 3 पे 78,000 की। अधिकतम सब्सिडी 78,000 की है। सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में अधिकतम सब्सिडी कितनी है? 78,000। अधिकतम सब्सिडी कितनी है? 78,000। और प्रति माह कितने यूनिट जो है वो बिजली निःशुल्क प्राप्त कर सकेगा परिवार? 300 यूनिट। 300 यूनिट याद रखना। 22 जनवरी 2024। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम सरकार की नई स्कीम है, उस पर ज्यादा फोकस करें। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान यानी MJSA 2.0 शॉर्ट में याद रखते हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान MJSA 2.0 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, आपको फोकस करना है क्वेश्चन पे अच्छी तरह से। कई बार हम बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि नहीं पढ़ पाते। उसकी जो मेन थीम है वो डिमांड क्या है उसको नहीं पढ़ पाते हैं। तो सबसे पहला है कि यह अभियान जल संरक्षण और गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा है कि इसका जो कुल बजट है वो 11,200 करोड़ रुपए है। आपको ये बताना है कि MJSA 2.0 में ये जो स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है। तीसरा है कि इसके तहत आगामी 4 वर्षों में 20,000 गांवों में जो है वो कार्य किया जाएगा। और चौथा है कि इसके तहत 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। टोटल कितने काम करवाए जाएंगे? 1,10,000 काम करवाए जाएंगे। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो अगर हम इसकी देखें, डेटा की देखें तो जो कुल बजट है वो 11,200 करोड़ बिल्कुल सही है। 11,200 करोड़ रुपए का ही बजट इसमें है। आगामी 4 वर्ष में 20,000 गांव में इसके काम करवाया जाएगा और 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। तीनों चीजें सही है। लेकिन पहला क्वेश्चन जो है ना, पहला का पहला जो है उस पर भी आप फोकस करें कि इसका उद्देश्य है जल संरक्षण और गरीबी उन्मूलन। देखिए, गरीबी उन्मूलन शब्द यहाँ पे गलत है। गरीबी उन्मूलन शब्द गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई जब इसका नाम ही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है तो गरीबी का क्या लेना देना हुआ इसमें? ठीक है। तो गरीबी उन्मूलन अगर शब्द नहीं होता तब तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ये गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो ये क्या हो गया? गलत। तो अपना आंसर हो गया 1 नंबर। अपना आंसर होगा क्या? 1 नंबर। याद रखना है बजट 11,200 करोड़ रुपए है। 4 साल में 20,000 गांव में काम करवाया जाएगा और 1,10,000 कार्य जो है वो करवाए जाएंगे। ये कार्य कौन से होंगे? जल संरक्षण से संबंधित, जल संरक्षण से संबंधित कार्य होंगे। ये जल संरक्षण से रिलेटेड वर्क जो है वो इसमें करवाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अटल इनोवेशन स्टूडियो व एक्सीलेटर्स राजस्थान के कौन से शहरों में नहीं खोला जाना है? देखिए, 4 नाम दे रखे हैं। एक में ऐसा है जहां पे अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलेटर्स नहीं खोले जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चीज तो आप ये देखिए कि ये होगा क्या। तो यहाँ पे जो युवा वर्ग है उनके जो आइडियाज हैं, युवाओं के जो आइडिया हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर जो है वो इनके माध्यम से प्रदान किया जाएगा। उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा। किससे? अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलेटर्स के माध्यम से उनको अवसर दिया जाएगा। ठीक है। उनके इनोवेटिव आइडियाज को आगे बढ़ाने के लिए जो है ये काम किया जाएगा। तो आपको जगह देखिए, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर।
जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि किस शहर में नहीं खोला जाएगा, हमें ये बताना है कि किस शहर में नहीं खोला जाएगा। तो अपना आंसर इसमें होगा अजमेर। ये देखिए अजमेर में नहीं खोला जाएगा, राजस्थान के 4 शहरों में खोला जाएगा। राजस्थान के 4 शहरों में ये खोला जाएगा, ये तो याद रखना आपने को, 4 शहरों में ये खोले जाएंगे। लेकिन 4 शहरों में एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर होगा, चौथा आपने सीएम साहब का शहर लो भरतपुर। यहाँ क्या था, अजमेर लिखा था, अजमेर नहीं आएगा, जबकि कहां आएगा, भरतपुर। तो अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सीलेटर्स, अटल इनोवेशन स्टूडियो में एक्सीलेटर्स राजस्थान के जो युवा हैं उनके आइडियाज को प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए, उनके आइडियाज को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो शुरू किए गए हैं। और राजस्थान के 4 शहरों में शुरू किए गए हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर। अगला है लाडो प्रोत्साहन योजना 2024, एक नई स्कीम नई सरकार के द्वारा शुरू की गई है। उसके बारे में असत्य कथन बताना है, अपने को ये बताना है कि इसमें से गलत क्या है, गलत कथन कौन सा है। लाडो प्रोत्साहन योजना नई योजना है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि यह योजना बालिका जन्म और शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु लागू की गई है, ठीक है जी। दूसरा है इसके तहत पुत्री के जन्म पर 51,000 की राशि दी जाएगी। तीसरा है निर्धारित राशि का भुगतान 6 किस्तों में किया जाएगा। और चौथा है गरीब परिवार में बालिका के जन्म पे जो है ये राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। 4 ऑप्शन हो गए। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी चीज इसमें गलत है। देखिए सबसे पहली चीज तो इसमें क्या है कि पुत्री के जन्म पे पैसे दिए जाएंगे, ये योजना ही है लाडो प्रोत्साहन करने के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है कि ये योजना है, इसका फोकस केंद्र है शिक्षा और उसके जो बालिका का जो जन्म है दोनों को प्रोत्साहित करना जो है इसका उद्देश्य है, ठीक है। दूसरा है कि इसमें 51,000 की राशि दी जाएगी, तो भाई ये गलत है। 51,000 नहीं, इसमें 1 लाख रुपए का सेविंग बोर्ड है, 1 लाख रुपए का प्रावधान है कि बालिका के जन्म पे जो है वो 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। निर्धारित राशि का जो भुगतान है वो 6 किस्तों में किया जाएगा, 6 अलग अलग किस्तें, जन्म से लेकर 21 साल की उम्र तक जो है वो 6 अलग अलग किस्तों में उसका भुगतान किया जाएगा। और जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनके लिए ये योजना लागू की गई है, ठीक है। तो टोटल हो गया अपना 6 किस्तों के अंदर इसका भुगतान किया जाएगा, ये सब सही है। सिर्फ 2 नंबर गलत है, तो 2 नंबर गलत है, इसलिए 2 नंबर को हम क्या करेंगे, तो 2 नंबर अपना हो जाएगा आंसर। अपना आंसर कितना नंबर हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर अपना आंसर हो जाएगा कि गरीब ये इसके तहत 51,000 रुपए की राशि जो है वो दी जाएगी, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो फर्स्ट पार्ट में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है वो हम जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।